साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि कल हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया था, जो आपका एनटीए जेएनयू द्वारा कंडक्ट कराया गया। अब उसी के क्रम में अब हम लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत ही ध्यान से इसको समझते जाइएगा। और इसके बाद हम जो जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर वो पॉसिबल रहा तो कल तक या आपको रात तक उसके भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपका लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका जो पेपर था, ये आपका 30 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे और बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि लाइफ साइंस के पेपर में जो आपका फर्स्ट सेक्शन जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी था, वहां पर भी आपको बायोलॉजी के काफी क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले हैं। राइट। तो ये चीज है। बाकी जो कट ऑफ के लिए भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है कि हम आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लें, उसके बाद ताकि मुझे भी एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर ज्यादा हार्ड था या कौन सा मॉडरेट था या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वहां पे मैं एक बेटर आपको समझा पाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आपको दी गई है और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक जेन्युइन थॉट प्रोसेस का दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कहानी बना के पूछा है कि कंपैरेटिवली जीनोमिक बिटवीन साल्ट टॉलरेंट टॉलरेंट और सेंसिटिव राइस वैरायटीज है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें एक जीन को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि एक निगेटिव रेगुलेटर है साल्ट ऑफ टॉलरेंस। मतलब कुल मिला के कोई एक प्रक्रिया है, उसमें आपने एक जीन को आइसोलेट किया है जो कि उसका निगेटिव रेगुलेटर है। मतलब कि वो मान लो कि सपोज दैट अगर ये साल्ट टॉलरेंट वाला प्रोसेस है, तो इसको इनिबिट कर रहा है। निगेटिव रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ, इसको इनिबिट कर रहा है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द दिस जीन। तो यानी कि कौन से मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप इस पर्टिकुलर जीन को डाउन रेगुलेट कर दीजिए, या आप सिंपल सी कहानी में कहूं, आप इसको साइलेंट कर दीजिए या साइलेंस कर दीजिए। तो इसके लिए जो आपका प्रोसेस होता है, जैसे आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, तो रिसेंट में आपने क्राइस्पर कैस टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, जहां पे अभी रिसेंट में 2020 में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। किसको नोबेल प्राइज मिला है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर में क्वेश्चन आ चुका है और बाकी भी जगह पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में होमवर्क है, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्राइस्पर कैस, जो कि आपका जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसकी सहारा लेके आप उस पर्टिकुलर चीज को साइलेंट कर सकते हैं। जब आपको किसी चीज को इनहिबिट करना है, तो आप ओवर एक्सप्रेशन आप नहीं कराएंगे, म्यूटाजेनेसिस भी यहाँ पे आप नहीं कराएंगे। बाकी आरएनएआई मेथड, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जिसमें आप आरएनएआई मेथड करते हैं, इसको भी मैंने डीबीटी के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से आप आरएनएआई मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी जीन को क्या कर सकते हैं, इनिबिट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप दो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ए और डी। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे पिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, ए और डी जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। तो हालांकि एक अच्छा ऑप्शन सेट भी किया है कि अगर आप डी के बारे में श्योर नहीं है, आरएनएआई मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप क्राइस्पर के बारे में ही केवल जानते थे, तो शायद आप केवल ए ओनली लगा देंगे। बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे पिक करेंगे। तो ये जो होगा, इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया। इसके बाद सेल सिग्नलिंग, जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, मेगा रिवीजन भी हमने इसके रिगार्डिंग किया था। और सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, जो कि कुल मिला के लिगेंड रिसेप्टर जो होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सी प्रक्रिया जो है वो उस पूरे प्रोसेस में नहीं होती है। तो लिगेंड बाइंडिंग होती है, जिससे कन्फर्मेशनल चेंज होता है रिसेप्टर में, बिल्कुल सही बात, पहला स्टेप। इसके बाद बहुत सारे जगह पे आपका टायरोसिन का फास्फोराइलेशन हमको देखना पड़ता है इन अर्ली स्टेप इन द मैनी सिग्नलिंग पाथवे, बिल्कुल सही बात। एडाप्टर प्रोटीन्स भी बहुत जगह आते हैं और सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करते हैं, तो ये भी हमें पता है। सिग्नल इंड्यूस पीआईपी2 जो होता है, जब वो ब्रेकडाउन होता है, तो वो डिक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, यही आपका गलत हो गया। और जब हमने मेगा रिवीजन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आपका पीआईपी2 ब्रेक होता है, तो ये आपका आईपी3 और डैग में कन्वर्ट होता है। यही आईपी3 जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कार्य करता है और कैल्शियम के चैनल को एक्टिवेट करता है, जिससे कैल्शियम के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, जिससे कैल्शियम का लेवल आपका बेटा इंक्रीज होता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो चौथा प्रक्रिया जो होता है वो आपका नहीं होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे जुलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कहूंगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, मैचिंग में आपको मिलाना था। तो अगर आपने मलेरिया पढ़ा होगा, तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम से होता है। वेक्टर जो होते हैं उन्हीं को पूछा गया है, तो आपको मॉस्क्यूटो पे लगाना है। बी का थर्ड आपको देखना है, हालांकि ये होशियार है, सभी में इन्होंने दिया है। लीशमानिया, आपने इसको भी पढ़ा होगा, जो कि आपका जो कि आपका काला जार डिजीज कॉज करता है। सैंड फ्लाई आपको इसमें लगा देना है, सी का सेकंड मैं लगा दूंगा। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है
ट्रिपैनोसोमा जो कि आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, इससे आपको क्या हो जाएगा, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है, तो डी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में रखा है। और बोरेलिया जो होता है ये आपके टिक्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसको कैरी करते हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा। बाकी सैंड फ्लाई का एक साइंटिफिक नेम होता है, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बाकी यहाँ पे प्लाज्मोडियम के बारे में, मलेरिया थोड़ा बहुत यार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा और आप इस चीज को नहीं नकार सकते हो कि मुझे सर ये चीज नहीं पता है, ठीक है। तो ये मैचिंग का आसान क्वेश्चन है जो आप इसको कर सकते थे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इम्यूनोलॉजी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था और एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा, मैं इस क्वेश्चन को स्टार दूंगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ड्राइव किया है कि 4 स्टेप आपको दिए हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रावेजेशन एट द इन्फ्लेमेटरी साइट। जैसा कि आपको पता है, जब कभी भी इन्फ्लेमेटरी इंजरी होती है तो 4 प्रोसेसेस आपको देखने को मिलती है। मतलब कुल मिला के होता क्या है कि जब भी इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होनी होती है, ये आपका क्यूबे का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जब भी आपका टिश्यू डैमेज होगा या आपकी कोई बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो पहले स्टेप में कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वगैरह रिलीज होते हैं, जिससे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये परमेबिलिटी बढ़ाने का काम कौन करता है, हिस्टामाइन कहते हैं। याद आया, जो मैं बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते समय चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, हिस्टामाइन जो होता है ये आपका वासोडाइलेटर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है। ठीक है, जब ये चौड़ा कर देता है, फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेशन बोलते हैं। 4-5 स्टेप की ये प्रोसेस होती है। पहले मार्जिनेशन होता है, फिर डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेगेशन होता है, और लास्ट में आपका कीमोटैक्सिस या ये वाली स्टोरी जब आपकी कहानी बनेगी तो वो आपकी स्टोरी बनेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रावेगेशन को ही क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस बोलते हैं, जिससे वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो टिश्यू इंजरी वाली जगह पे जो आपकी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मूव ऑन करके वहां पे जाती हैं। बस इतनी कहानी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। और उससे भी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक रोलिंग मॉडल दिया गया था, जिसमें आपका सबसे पहले कैप्चर होता है, कैप्चर का मतलब पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, फिर रोलिंग होता है, फिर उसमें फ्लैटनिंग होता है, मतलब उसमें स्क्वीज आउट करके वो जाते हैं, और लास्ट स्टेप आपका एक्स्ट्रावेजेशन होता है, और इसी को ही हम प्यार से डायापेडेसिस बोलते हैं। और आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, डायापेडेसिस बेसिकली आपने एक स्पीसीज होती है शायद प्लाज्मोडियम में आपको देखने को मिलता है, स्यूडोपोडिया जिसमें होता है, ठीक है, हाँ शायद कुछ वही वाली कहानी होती है। ठीक है, तो वैसा ही मूवमेंट जो होता है वो आपका डब्ल्यूबीसी भी शो करता है। ठीक है, तो ये वहां से कहानी बनती है, इसी वजह से इसको हम डायापेडेसिस मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इसको शो करती है, यानी कि आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को शो करती हैं। तो बस आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए थे, हालांकि इन स्टेप्स को ये थोड़ा और बेहतर तरीके से करेक्ट ऑप्शंस में लगा सकते थे, बट इन्होंने यहाँ पे इस चीज को माना है कि जो एक्स्ट्रावाइजेशन या डायापेडेसिस है वो सबसे आखिरी स्टेप में होता है, तो बी को आपको सबसे लास्ट में सजाना था, तो यानी कि बी आपको लास्ट में यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने सी को माना है कि रोलिंग होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका एक्टिवेशन होगा, ये वाली कहानी इन्होंने मानी है, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रावाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से है, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा ऑप्शन को यहाँ पे ये बेटर तरीके से रख सकते थे, बट फिर भी थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीजों में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक ही है, कोई यहाँ पे चैलेंज करने वाली बात नहीं है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक और क्वेश्चन जो कि इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है। बेटा होता क्या है, ग्लूकोज में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आपको पता है, फ्रक्टोज में आपका कीटो ग्रुप होता है। बेसिकली इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट होता है वो आपका सेल्विनॉफ टेस्ट होता है, और मैंने आपको रटवाया भी था कि सेल्विनॉफ की स्पेलिंग में 2 बार एफ आता है, तो आप उसको फ्रक्टोज से जोड़ लीजिएगा। बट यहाँ पर इन्होंने उस पर्टिकुलर को ऑप्शन में नहीं रखा है, बट फिर भी अगर आप बुद्धि लगाओगे तो भी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपको कहानी कैसे समझ में आएगी, जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है और फेहलिंग सोल्यूशन है, ये दो रिएजेंट जो आपके ऐसे हैं बेटा, ये आपको केवल ये बताते हैं कि ये आपका शुगर जो है वो आपका किस तरीके से, मतलब कह सकते हो कि वो आपका रिड्यूसिंग है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली स्टोरी आपको पता चलेगी। और बेनेडिक्ट जो आपका रिएजेंट होता है वो इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, काम वो भी वही करता है। तो ये तीनों जो होते हैं वो केवल आपको ये बताएंगे कि जो आपका शुगर है वो आपका रिड्यूसिंग है कि आपका नॉन रिड्यूसिंग है। दोनों ही शुगर जो है ये आपके रिड्यूसिंग शुगर है। तो लास्ट में जो एक ऑप्शन आपका बनता है वो आपका ब्रोमीन वाटर बनता है, क्योंकि ब्रोमीन के साथ फ्रक्टोज जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका ब्रोमीन वाटर बनेगा। आगे से लिख लेना, बाकी एक मैंने यहाँ पे चार्ट आपके कन्वीनियंट के लिए पेस्ट कर दिया हूँ, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें फ्रक्टोज के बारे में अपनी कॉपी में लिख भी लेना। तो ये आपका कीटोनिक शुगर होता है, जो कि कीटो हेक्सोज होता है, आपको पता है। ये आपका म्यूटा रोटेशन को शो करता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रक्टोज सॉल्यूशन चेंजेस विद टाइम, इट सजेस्ट इट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसका भी होता है।
3 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं, एक्सिस्ट एंड 8 स्टीरियो आइसोमर इसके पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, यहीं से क्वेश्चन आपका डिराइव हुआ, हालांकि ये केमिस्ट्री की बुक में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये ऑक्सीडाइज ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं होता है, लेकिन HNO3 के साथ ये आपका टार्टेरिक एसिड बनाता है। तो बस वही बात है कि आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका कीटोनिक शुगर होता है, बट इट रिड्यूस फॉलन रिएजेंट के साथ ये रिड्यूस हो जाता है। It is due to the fact that under alkaline condition it rearranges to give a mixture of glucose, mannose and fructose देता है। रिडक्शन अगर आप सोडियम और मरकरी के साथ अगर आप कराते हैं तो ये आपका सार्बिटॉल बनाता है। जाइमेज जो होता है वो फर्मेंट करता है फ्रक्टोज को, इथेनॉल एंड CO2। ये इंपॉर्टेंट है, आपने जाइमेज एंजाइम पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एंजाइमोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको जाइमेज आपको देखने को मिलता है। तो जाइमेज फ्रक्टोज पर भी कार्य करता है। और ओसाजोन आपका टेस्ट होता है, जो कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के क्या होते हैं, आइडेंटिकल टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो बस वहीं से क्वेश्चन आपका ड्राइव था, 3-4 पॉइंट्स है, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी लेट्स सी कहां पर आपको क्या मिल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको सॉल्व कराया है, ICMR के टाइम पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक आपका सिंपली रेशियो है बेटा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7 आया था। कि अब मैंने ये बहुत अच्छा फिगर मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट करके दे दिया है कि उनका एग्जाम्पल भी कभी-कभी पूछा जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को अपनी कॉपी में मतलब प्रिंट निकाल के जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सजा लो और रोज डेली इसको रिवाइज करो। जिसमें आपका एपिस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टैसिस आपने पढ़ा होगा, जब आपका कोई भी जीन किसी दूसरे जीन की एक्टिविटी को या उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है या उसको हाइड कर देता है, तो उसको हम एपिस्टैसिस बोलते हैं। अब वो एपिस्टैसिस जो होता है 2 टाइप का होता है, रिसेसिव होता है, डोमिनेंट होता है। तो रिसेसिव का जो रेशियो आता है वो आपका 9:3:4 होता है और डोमिनेंट वाले का ज्यादा होता है, 12:3:1 होता है। तो यानी कि आपको इसमें रखा हुआ होगा, रिसेसिव का रेशियो आपको लगा देना है 9:3:4। मेरे को फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी का चौथा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर शॉर्ट आउट हो जाएगा। डोमिनेंट में आपका 12:3:1 हो जाएगा और उसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका नॉर्मल ही था, जिसमें आपको 9:3:3:3 1 मिले थे। और डुप्लीकेट आपका डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टैसिस जो है वो आपको उसी के अनुसार जो है वो आप लगा लेंगे। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइल्ड चार्ट है बेटा, ठीक है। आराम से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एटलीस्ट, जो मेरे समझ से, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आपको एपिस्टैसिस, रेसेसिव और डोमिनेंट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, ये 4 जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी तो कोई बात नहीं है, बाकी आपके 9:3:1 तो आप पढ़ते ही हैं कि आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो ये कहानी आपकी बन जाएगी। इसके बाद एक आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग फंसे हुए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था यार, कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है इन 50 ml ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यही तो मैंने आपको बताया था डीबीटी के टाइम पे। और अगर मैं वेट और मॉलिक्यूलर वेट को सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, मोल कह सकता हूँ। यही तो होता है, मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ये ऑप्शन में मैंने, चूंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा मुझे ये वैल्यू दे दी है, राइट। इन्होंने मुझे ये क्या कहते हैं कि सॉरी, मुझे ये मोल फाइंड करना है, तो ये मोल मैं मुझे फाइंड करना है, तो मैंने इसको एक में पढ़ लिया, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अब यहाँ पे देख लो बेटा, मोलैरिटी कितना दी गई है, मोलैरिटी आपको 0.15 दी गई है। मोल मुझे बताना है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो मुझे 50 ml दी गई है, कहो हाँ। लेकिन मुझे वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू 1000 हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मोल आपको निकालना है, तो 0.15 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जब आप करोगे तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 0.00575 मोल। तो बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और डीबीटी के टाइम पे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए था, तो ये आपका वहां से आंसर बन जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन ने मतलब दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है और एक बार में आप इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाओगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा। एनीपोलाइडी, जैसा आपको पता है, दो चीजें आपकी होती है, एक आपकी एनीपोलाइडी होता है और एक आपका पॉलीपोलाइडी होता है, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पॉलीपोलाइडी मोस्टली आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता रखा है। एनीपोलाइडी जो होता है वो आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है। यहां तक तो आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। एनीपोलाइडी डिस्टर्ब करता है जीन डोजेस एंड ऑफन हैज सीवर फिनोटाइप इफेक्ट्स होते हैं, गिवन दैट अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके 2n इज इक्वल टू 36 क्रोमोसोम है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी फाउंड इन द ट्राइसोमिक नंबर ऑफ दिस स्पीसीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन,
अब चूँकि आपने बहुत सारे डिज़ीज़ आपने पढ़ा होगा जो कि आपके ट्राइसोमी की वजह से होता है, ठीक है? और ट्राइसोमी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं 2n+1 कंडीशन होती है। अब चूँकि यहाँ पे 2n में आपको 36 क्रोमोसोम आपको दे दिए हैं तो 2n में आपको 36 पुट कर देना है और +1 कर देना है और ये आपका 37 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन में रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी ट्राइसोमी आपने पढ़ा होगा, मोनोसोमी क्या होता है और एक इसी में मैं आपको बता दूं एक आपका नलीसोमी होता है, वो भी आपको किसी दिन एग्जाम में मिलेगा। नलीसोमी में क्या होता है 2n-2 कंडीशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा। थोड़ा सा यार दिमाग लगा के ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। बाकी हाँ फिर भी अगर आपसे गलती हुई है तो अपने आगे टाइम के लिए इसको याद रखना कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बहुत क्वेश्चंस है तो थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको कवर करेंगे। फिर आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गिवन सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग द एसडीएस फेज। तो एसडीएस फेज में क्या होता है, एसडीएस जो होता है वो आपका एनायनिक डिटर्जेंट होता है जो कि आपके प्रोटीन पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज कर देता है। तो जब आपका चार्ज बराबर हो जाता है तो आप केवल और केवल साइज के बेसिस पे आप इसको सेपरेट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट मैंने पढ़ाया है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके ट्रांसजेनिक प्लांट को जनरेट करने के लिए आपको करंट सीक्वेंस आपको पूछना था। तो सबसे पहले आपको आइसोलेशन और क्लोनिंग ऑफ द जीन इंटरेस्ट करना होगा, मतलब किस जीन को आपको करना है उसको आइसोलेट करना होगा। फिर आपको प्लांट मटेरियल या डीएनए का ट्रांसफर का स्टेप आएगा, फिर रीजनरेशन होगा और सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट होगा और फिर आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पे सेट कर सकते थे, ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर आपका एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव किया है और बच्चे गलत किए होंगे, मुझे पता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर से घबराते हैं, बट फिर भी इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, दो स्ट्रक्चर के बीच में आपको बताना है कि ये क्या है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करोगे या देखोगे तो सेम कंपाउंड तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको H ग्रुप देखने को मिल रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। और हुआ क्या है कि किसी एक, अब इस इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, कार्बन नंबर ही तो मानेंगे, ये कार्बन है ये कार्बन है। तो ये आपका किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे ये क्या है, आप कह सकते हैं कि वेरिएशन आया है या किसी एक कार्बन नंबर पे पोजीशन पे दिक्कत आई है। तो जब भी किसी एक कार्बन पे कोई दिक्कत आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनामर्स बोलते हैं। जब आपने अल्फा और बीटा का एनामर्स आपने ग्लूकोज का पढ़ा होगा तो किसी कार्बन 1 पोजीशन पे होता है। तो वही कहानी यहाँ पे लगानी थी कि किसी एक कार्बन पे आपको जो है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो आपका एनामर्स हो जाएगा। राइट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। फिर इसके बाद फ्लो साइटोमेट्री का क्वेश्चन पूछा है, बट हाँ फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर तक चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में आपको दोष नहीं दूंगा, बट फिर भी मेरे चैनल पे फ्लो साइटोमेट्री एक डिसेंट तौर पे कवर है तो आप दिमाग लगा के कर सकते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछा है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लेबोरेटरी एक्सपोजर होना जरूरी था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग का फ्लो साइटोमेट्री में तो आपको एक आइसोटाइप कंट्रोल लगाना होता है। मतलब आप उसमें एक आईजीजी एंटीबॉडी से क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसकी स्टेनिंग करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आप उससे क्यों करते हैं? तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम कन्फर्म द स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, ताकि आपकी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो केवल आपके स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके बाइंड करे और बाकी नॉन स्पेसिफिक जो आपके एफसी रिसेप्टर होते हैं उनको आप मिनिमाइज कर सके। तो इसका बी और सी जो होगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी एक चीज से आप और कोरिलेट कर सकते थे कि टू डिटेक्ट ऑटोफ्लोरेसेंस और बैकग्राउंड स्टेनिंग इन द सेल्स ऑफ द इंटरेस्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सेल्स में ऑटोफ्लोरेसेंस की एक्टिविटी होती है, तो आप उसको मिनिमाइज नहीं करते हैं। ऑटो फ्लोरेसेंस को मिनिमाइज करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेस होता है, उसके रिगार्डिंग आईसीएमआर में क्वेश्चन भी आया है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कंपनसेशन। जो मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ एक दूसरे से कंपनसेट कर जाती हैं, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन के लिए जो होता है उसके लिए वो प्रोसेस होती है। अगर आपको ऑटो फ्लोरेसेंस आ रहा है या कोई भी चीज है तो आप उसको वहां पे मिनिमाइज करते हैं। तो ये आप वहां से थोड़ा बहुत आप कर सकते थे, बट जो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बी और सी बनेगा। तो आगे से याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आइसोटाइप कंट्रोल ना कह के आईजीजी कंट्रोल अगर कह लेता है तो भी आप इसको कर लीजिएगा। बाकी दो स्टेटमेंट आपका फिर IP3 गेटेड चैनल से आ गया है। तो IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉज रिलीज ऑफ द कैल्शियम, बिल्कुल सही बात। कैल्शियम आयन रिलीज थ्रू IP3 गेटेड चैनल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यूवी फोटोन जब आपके डीएनए पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके डीएनए पे यूवी रेस पड़ते हैं तो क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा थाइमीन का डाइमर बनता है। अब
चूँकि यहाँ पे थायमीन आपका दिया नहीं और बहुत बार मैंने चिल्लाया है कि थायमीन असल में है क्या भैया? पायरिमिडीन ही तो है। तो चाहे थायमीन का डाइमर कहो, चाहे पायरिमिडीन का डाइमर कहो, तो यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 एडजेसेंट पायरिमिडीन एट द सेम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा है कि 4 इंडिपेंडेंट ट्रांसजेनिक राइस प्लांट है जिनको डेवलप किया गया है एग्रोबैक्टीरियम मेथड से। फॉर ओवर स्प्रेइंग कोई एक जीन है, इसको एक्सप्रेस किया गया है। कलीफ्लावर मोज़ैक वायर 35 एस प्रमोटर यूज किया गया है। आपने जब भी आप बायोटेक पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर इसको माना जाता है, तो मोस्टली यही हम यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेशल लेवल ऑफ द ट्रांसजेनिक जीन। तो इसके लिए क्या होगा, जब आपको उसके विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइन, अगर आपको उसका एक्सप्रेशन लेवल को चेक करना है तो आपको क्या करना होगा। तो अगर आपको किसी के एक्सप्रेशन लेवल को चेक करना है तो आपको उसकी वेस्टर्न ब्लॉट तो आपको करना ही होगा ना, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट में आप क्या करते हो, प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेक करते हो। अब यहाँ पे कहानी समझ लो, जैसे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो अगर कोई जीन या प्रोटीन अगर एक्सप्रेस हो रही होगी तो वो अल्टीमेटली प्रोटीन के फॉर्म में आ रहा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि उसका आरएनए फॉर्म बन रहा हो लेकिन उसका प्रोटीन फॉर्म ना बन रहा हो। तो अगर आपको उसको कंफर्मेशन वेरिफिकेशन करना है तो आपको प्रोटीन एक्सप्रेशन आपको चेक करना होगा। प्रोटीन एक्सप्रेशन आपके चेक करने के लिए जो आपकी मेथड होती है वो आपकी क्या होता है, आपका वेस्टर्न ब्लॉट होता है। तो यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट आपको करना ही करना है, तो डी यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या करना होगा बेटा, इसके बाद आपको आरएनए आइसोलेशन करके, अगर आप आरएनए पर भी आप लेवल पे अगर आप क्यूपीसीआर करना चाहते हैं तो आपको आरएनए आइसोलेट करना होगा। और आरएनए आइसोलेशन जब आप करते हैं तो उसके लिए आपकी नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होती है। बाकी इस प्रोसेस में आप डीएनए का आइसोलेशन करके, चूंकि आप जीन का एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, तो डीएनए लेवल पे आपकी बात नहीं बनेगी, तो ए ऑप्शन आप हटा दीजिए। तो बी सी डी जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन था, बट फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ जाता हूँ और आगे देख लेते हैं। इंसर्ट साइज, ये भी हमने आपको बताया है कि बैक्टीरिया का इंसर्ट साइज याद रखना, बायोटेक का क्वेश्चन है। एक मैंने ये चार्ट लगा दिया है, इसको भी अपनी पेज पर, अपने जहां पे डेस्क पे बैठते हो, प्रिंट आउट करके अपनी कॉपी पे लगा लो। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे आपके प्लाज्मिड्स आए, उनको बनाते गए। क्यों बनाते गए, उनकी यही स्टोरी थी कि वो ज्यादा अच्छे बने, मतलब स्टेबल रहे, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंसर्ट साइज को बढ़ा सके। तो अगर आप इस पूरी प्रोसेस में देखेंगे तो जब आप प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, ये सब आप पढ़ते हैं, तो यैक जो होता है वो सबसे ज्यादा इसका इंसर्ट साइज होता है, 200 से 500 केबी होता है, ठीक है। और बैक जो होता है उसका लेस देन 300 केबी के आसपास होता है। तो आप यहाँ पे बैक को देख लीजिए, बैक का सीधा आप 300 केबी पे लगा दीजिए। डी का फोर्थ ऑप्शन एक ही में रखा हुआ है, बाकी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और यहीं से आपका आंसर है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इनसे डराइव करे जाएंगे। इसके बाद यूबिक्विटिनाइजेशन, जो कि बार-बार हम कई बार जिक्र आया है, जहाँ पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाता है। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि कौन से टारगेट प्रोटीन पर हम यूबिक्विटिनाइजेशन करते हैं, तो उसमें आपका लाइसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी एक क्वेश्चन जो कि आपके कह सकता हूँ कि आपके क्लासिफिकेशन का है, टिनोफोरा, मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप क्लासिफिकेशन पढ़िए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये 4-5 फैमिली ऐसे हैं कि इनको जरूर पढ़ लो। ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि टीनोफोरा को हम सी वॉलनट कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपकी ये टीनोफोरा फाइलम होती है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो दो ही फाइलम ऐसे आपको मिलेंगे जो एक्सक्लूसिवली मरीन पाए जाते हैं। उनके एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब है कि इनके सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे। तो एक आपका ये आपका टीनोफोरा होता है और एक आपका इकाइनोडर्मेटा, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इकाइनोडर्मेटा, ये दो फैमिली ऐसे होते हैं जिनके सारे मैमल्स, मतलब सॉरी, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली मरीन फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछा है। अब आपके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टीनोफोरा को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली सी वॉलनट बोलते हैं या कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे पाई जाती है। तीन तरीके की सिमेट्री होती है, जब आप जूलॉजी बैकग्राउंड से होंगे। ए सिमेट्रिकल होता है, रेडियल होता है, बाइलैटरल होता है। ए सिमेट्रिकल जो होता है वो पॉरीफेरा में होता है, बाइलैटरल हमारे पास होता है, यानी कि बड़े फाइलम में आपको बाइलैटरल देखने को मिल जाएगा, और रेडियल जो होते हैं उसके बीच वाले में होते हैं। बाकी क्या होते हैं इसको कभी हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा।
और ये आपके डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, यहाँ पे मेसोडर्म नहीं होती है। तो बस यहीं से क्वेश्चन डराइव है, बाकी मैंने ये लगा दिया है बेटा आपके लिए। थोड़ा बहुत मन करेगा तो एनसीईआरटी जाके इसको पढ़ लेना। ये आपका एग्जाम्पल है, प्लूरोबाकिया हो जाता है। और आगे से याद रखना, बायोलुमिनेसेंस जो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो वो किस फाइलम में देखने को मिलता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम में आपसे पूछा जाएगा। और ये वेल मार्क प्रॉपर्टी होती है, इन द टीनोफोरा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपके मरीन हो गए, मरीन हो गए, ठीक है, मरीन हो गए और आपके रेडियल सिमेट्री हो गए और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका इसका आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ ले। फिर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब आपने पढ़ा होगा दो तरीके का था। एक आपका नॉन साइक्लिक था जिसमें आपका जेड स्कीम बन रहा था, 680 से 700 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन जब आप पीएस साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पर क्या था कि आपका केवल और केवल 700 वाला जो फोटो सिस्टम था वो इन्वॉल्व था। यानी कि 680 वाले को हम पीएस सेकंड बोलते हैं और 700 वाले को हम पीएस फर्स्ट बोलते हैं। तो यानी कि इसमें क्या करेक्ट नहीं है, तो यानी कि पीएस सेकंड का रोल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो करेक्ट है, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन में आपको एनएडीपीएच की सिंथेसिस देखने को नहीं मिलती है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन जब आप फोटो फॉस्फोराइलेशन जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको केवल एटीपी की सिंथेसिस होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये मैचिंग का भी क्वेश्चन बहुत बार जिक्र किया है। राइबोजाइम आपने पढ़ा होगा, आरएनए विद कैटालिटिक एंजाइम एक्टिविटी, सी का फोर्थ ऑप्शन एक ही ऑप्शन में आपका रखा है, मिला लो। बाकी मॉलिक्यूलर चैपेरॉन हमने पढ़ाया हुआ है जो प्रोटीन फोल्डिंग में आपको असिस्ट करते हैं, प्रोटियोसोम जो कि आपके यूबिक्विटिनाइलेशन करेंगे, और इसके अलावा जो आपका एक्सोसोम्स होते हैं वो आपके आरएनए एक्सोन्यूक्लियस आप इनको कह सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा बहुत आसानी के साथ। बाकी फोटोसिंथेसिस में आपका क्यू साइकिल, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, आप जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमने आपको क्यू साइकिल का जिक्र आता है। तो क्यू साइकिल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कहां पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चूंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेशन है तो एनएडीपीएच की स्टोरी आप हटा दीजिए। तो क्यू साइकिल जो होता है ये आपके को एंजाइम जो क्यू होते हैं वो साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अकर्स इन द को QH2 साइटोक्रोम सी रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि थर्ड कॉम्प्लेक्स में ये आपको स्टोरी आपको देखने को मिलती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा, थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन रिएक्शन इन द फैटी एसिड की सिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। बायोसिंथेटिक पाथवे में मैंने सबसे पहले फैटी एसिड की सिंथेसिस पढ़ाई थी और उसमें आपको 4 स्टेप्स मैंने आपको रटवाए थे। फैटी एसिड की सिंथेसिस में 4 स्टेप होते हैं और रटवाने का तरीका जो था वो बहुत सिंपल था। अगर आपको याद होगा तो जैसे कि बीच में आपकी मूवी आई थी RRR, यही तो आई थी। तो सिंपल सी क्या लिखना था, RR लिखना था। और ABCD पढ़ते हो तो पहले C आता है फिर D आता है, तो पहले C लिख दो फिर D लिख दो। यानी कि पहला स्टेप कंडेंसेशन, फिर क्या रिडक्शन, फिर क्या डिहाइड्रेशन, ठीक है, और फिर क्या रिडक्शन। तो आपका डिहाइड्रेशन यहाँ पे देखा हुआ मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा। कंडेंसेशन जो होता है वो एक प्रकार की आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है, तो ये आप इसको सही मानेंगे। और रिडक्शन जो होता है, क्योंकि आप रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन का रोल होता है या आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो आप इसको एज अ हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इन्होंने बहुत बढ़िया सेट कर रखा है और इस पूरे प्रोसेस में आपको आइसोमेराइजेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका आइसोमेराइजेशन होगा। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्टार में दूंगा कि सीधा नहीं पूछा है, बट फिर भी अगर आपने हमारे साथ इसको पढ़ाई किया है तो आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करने में आप क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि आपका इंसुलिन से पूछा गया है कि इनहैंस द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो इंसुलिन जो होता है वो आपके स्केलेटल मसल्स पे रोल प्ले करता है। तो सारे स्केलेटल मसल्स जो होंगे वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की पोलैरिटी को मेंटेन करने की वजह से ही आपका डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। यानी कि आपका एक स्टैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है जिसको हम लीडिंग बोलते हैं, और एक की रुक रुक के होती है जिसको हम लैगिंग बोलते हैं। तो यानी कि आपके प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वगैरह नहीं, एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की वजह से कहानी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन। बाकी डीएनए के रेप्लिकेशन से पूछा है कि और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ओराइसिन यूकोलाइज मेथाइलेटेड होता है एडेनिन के रेसिड्यू
ऊपर बिल्कुल सही बात। और डीएनए मेथाइलेज जो होता है वो ऐड करता है मेथाइल ग्रुप को घटक सीक्वेंस में, यानी कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां पे मिलता है वहां पे ये एडेनिन के मॉलिक्यूल्स पे क्या करता है, मेथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट मेरे करेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये हमने मेगा रिवीजन में आपको फोटोसिंथेसिस का जब मेगा रिवीजन अभी हमने किया, वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब आप पढ़ते हैं तो उनका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, या वो किसी तरीके से बहुत ज्यादा फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का यही काम ही होता है कि वो कैप्चर करेंगे, मतलब कह सकते हो कि एनर्जी वो कैप्चर करते हैं, एक्साइटेशन कराएंगे और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल से प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें जो आपका मेन मॉलिक्यूल होता है वो आपका कैरोटीनॉइड होता है। बाकी ये तीनों पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोसायनिन के बारे में याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, इसको लिख लेना। बाकी और भी जो एंथोसायनिन, फाइकोबिलिन और फ्यूकाजैंथिन पढ़ लेना, कहां कहां पे आपने इसको पढ़ा है, तो उसको एक बार जाके अपनी कॉपी में देख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ आपकी डिजीज़ है, इसमें भी आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो भी आसानी के साथ कर लेंगे। और नॉर्मली आपने सिट्रस कैंकर आपने बहुत सुना होगा, जो कि आपका ज़ैंथोमोनास स्पीशीज़ से होता है। तो सी का फर्स्ट लगा दो, एक ही ऑप्शन में रखा है, और बाकी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए, तो आप उसका बेटर आंसर कर सको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके डीएनए के रेप्लिकेशन मशीनरी है, तो क्या-क्या सबसे पहले स्टार्ट होते हैं? तो सबसे पहले आपको एक इनिशिएटर प्रोटीन चाहिए होगा, फिर आपको हेलिकेस चाहिए होगा। मान लो ये डीएनए है, हेलिकेस क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इसको अलग-अलग करेगा, और ये अलग-अलग हो रहे हैं उसी वक्त आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है, ताकि ये वापस से ना जुड़ जाए। तो सबसे पहले आपको इनिशिएटर प्रोटीन चाहिए, फिर हेलिकेस चाहिए, और हेलिकेस के बाद आपको सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। हालांकि ऑप्शन बढ़िया सेट किया है, एक ऑप्शन में इन्होंने घुमा दिया है, पहले सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कर दिया, फिर आपको हेलिकेस किया है। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले उसे खोलो तो सही, तभी तो कोई पकड़ेगा आकर। तो यानी कि सेकंड स्टैंड जो होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा, वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद इनिबिशन के बारे में हमने बार-बार चर्चा किया था, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव आपसे पूछा जाएगा। दो ऑप्शंस है, फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वैल्यू ऑफ द केएम जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, वीएमएक्स आपका डिक्रीज करता है, ट्रू है। और कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में अगर मैं बात करता हूं, तो वैल्यू ऑफ द केएम वेरिएबल का मतलब केएम जो होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो केएम बढ़ता है, तो उन्होंने इंक्रीज ना बोल के वेरिएबल बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है केएम पर ही प्रभाव पड़ेगा। और वीमैक्स जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, और दोनों ही आर जो है वो आप इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए जो है वो आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे चैनल पे कवर है, एग्जाम में आता है, डीबीटी जीआरएफ, सीएसआईआर, आईसीएमआर सब जगह जिब्रेलिक से क्वेश्चन आता है। बाकी बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बस आपको जिब्रेलिक एसिड के सिग्नलिंग के स्टेप्स को लगाने थे, और नहीं भी आता था तो भी बस कॉमन सेंस को लगाना था कि सबसे पहले अगर कोई सिग्नलिंग को एक्टिवेट होना है तो जिब्रेलिक एसिड जाएगा भैया, जिब्रेलिक एसिड जाएगा और वो अपने टारगेट प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करता है। यही तो होता है दादा, कि और कुछ होता है? तो सबसे पहले स्टेप में बाइंडिंग ऑफ जिब्रेलिक एसिड, जो कि इसके GID1 प्रोटीन होता है, उससे जाके बाइंड करता है। बी पहला स्टेप होगा, एक ही ऑप्शन में रखा है, ये कहानी बन जाएगी। डेला आपको याद होगा, ये आपका निगेटिव रेगुलेटर होता है जिब्रेलिक एसिड का, राइट। फिर इसके बाद सी स्टेप होता है एसोसिएशन आप GID1 में डेला के साथ बाइंड करेंगे। फिर डेला प्रोटीन जो कि ये आपका निगेटिव रेगुलेटर है। तो ओवरऑल स्टोरी ये होती है कि हमको जिब्रेलिक एसिड का पाथवे अगर एक्टिवेट करना है तो हमको डेला प्रोटीन को खत्म कर देना है। तो यानी कि इनका पॉलीयूबिक्विटिलाइजेशन हो जाता है। बस यही कहानी थी, आपका आंसर हो गया। बाकी वायराइट्स ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ये छोटी मोटी चीजें मैं बार बार कहता हूँ बेटा, पढ़ के जाओ, हमेशा एग्जाम में आपके लिए बोनस सिद्ध होंगी। तो वायराइट्स जो होते हैं ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं, जिनके पास कोट प्रोटीन नहीं होती है। इसी वजह से ये आपके अलग होते हैं वायरसेस के साथ में। बाकी दो चार बातें हैं उनको याद रखना, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो आपके टीओ डाइनर है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पढ़ लेना जाके। ठीक है, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, और इनके जो मैक्सिमम डिजीज कह लो, कोई रिसेंट में आ गई हो तो अलग बात है, लेकिन ये इनके जितने भी डिजीज हैं वो आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। और इसमें जो एक सबसे खास डिजीज है वो आपकी पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो है, वो शायद एक बहुत कॉमन की है, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर लेना। तो ये वायराइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो होगा वो आपका बनेगा। इसके बाद हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, और यहाँ पे आपसे एक फाल्स कह रहा है कि कौन सा फाल्स स्टेटमेंट है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में। तो अगर हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्टेम सेल्स या हीमोपोएटिक की बात हो रही है, तो आपको कहाँ मिलेगा? बोन मैरो में मिलेगा,
ब्लड्स में मिलेंगे। तो कह रहा है सी ऑप्शन में देयर आर नो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द ब्लड, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि जिस भी ऑप्शन को मुझे सेलेक्ट करना है वहां पे मुझे सी रखा हुआ होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला मेरा कैंसिल हो गया। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं जिसकी और भी स्टोरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है। कह रहा है कि फाल्स आपको बताना है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में। ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या है कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट सेल टाइप इन द बोन मैरो, तो ये आपका जो है कि मोस्ट एबंडेंट नहीं होती है। ठीक है। तो आप इसको नहीं मान सकते हैं कि आपकी मोस्ट एबंडेंट होती है, उसके अलावा और भी आपकी स्टेम सेल्स होती है जो पाई जाती है। तो बी और सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं सही में बात करता हूं तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ रिजनरेशन होता है, ये आपका ट्रू बात है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, तो ये आप इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, आपको फॉल्स यहाँ पे पहचानना था। और 10% ऑफ एज लिटिल 10% ऑफ डोनर टोटल वॉल्यूम ऑफ बोन मैरो कैन प्रोवाइड हाई हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स टू कंप्लीट रिस्टोर द रिसिपिएंट हीमोपोएटिक सिस्टम, मतलब इस कहने का मतलब है कि अगर कोई डोनर व्यक्ति है, अगर उसमें से केवल आप 10% भी अगर आप बोन मैरो सेल्स को आइसोलेट कर लेते हो, तो भी किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। तो यानी कि ई ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो यानी कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी और सी होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया, मेरे चैनल पे कवर है, क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, करना चाहिए था। फिर आपसे कह रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द ट्रांस एमिनेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, तो ये आपका पाइरोक्सिल फॉस्फेट होता है, पीएलपी जिसको हम प्याल से बोलते हैं। बाकी विटामिन में आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बता रखा है कौन किसका कोफैक्टर होता है, वो आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन जो कि बार बार मैं आपको बोलता हूं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, बच्चा बच्चा कहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, यही तो कहेगा। लेकिन मैंने आपको भी रिसेंट में ही मैंने बताया था कि एक डिजीज जब कॉम्प्लेक्स करेगा तो एक और विटामिन ए की से डिजीज होती है जिसको हम जीरोथैल्मिया बोलते हैं। तो बी को आपको मिला देना था थर्ड ऑप्शन से। दो ऑप्शन में रखा है, दो ऑप्शन आपके कट गए। बाकी ग्लाइकोमा जो होता है जिसको आप मोतिया कहते हो, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आंखों में आपकी इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, या आप ऑकुलर से आप लगा सकते थे कि ये आंखों की डिजीज है, तो आप यहां से कोरिलेट कर सकते थे। तो ए का फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ रखा मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई डाइक्रोमेसी जो होता है ये आपका तरीके का कलर ब्लाइंडनेस होता है। और स्ट्रैबिस्मस जो है ये आपका मिस अलाइनमेंट ऑफ द आईज है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आप देखिए कि जो मैं आपको बोलता हूँ वो चीजें सिद्ध होती है कि नहीं होती हैं। मैंने अभी रिसेंट में ही मैंने बोला था, अभी सीएसआईआर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था, और मैंने बोला था कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को वो कॉम्प्लेक्स करेगा तो वो विटामिन ए के साथ नाइट ब्लाइंडनेस नहीं पूछेगा भाई, वो जीरोथैल्मिया आपसे पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि दुनिया को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। राइट। इसी तरीके से एक और आपका मैचिंग में आपका सिंड्रोम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत पढ़ा हम लोगों ने। एडवर्ड में भी मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, ई को बस 8 कर देना है। ठीक है, और आगे 1 लगा देना है, तो ये ट्राइसोमी 18 से हो जाएगा। डी का फोर्थ लगा दो, एक ही ऑप्शन में रखा है, आपकी कहानी सॉल्व हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है एक्स क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। बाकी इसमें क्या क्या आपकी स्टोरी बनती है, क्या जीनोटाइप होता है, वो आप याद रखेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होती है बेटा वो आपके तरीके का रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पे आपको एक और सिंड्रोम का नाम देखने को मिल रहा है, एंगलमन सिंड्रोम। तो ये आपका जीनोम इम्प्रिंटिंग की वजह से आपका ये होता है। तो ये आपको नया चीजें बातें पता चल गई। तो कहने का मतलब है कि भले ही वो कोई एक नया वर्ड डाल देगा, लेकिन ओवरऑल आपको इतना रखा जाता है कि अगर आपने एक डिसेंट पढ़ाई की है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाइवो सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप ऑफ, जिसमें से कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं कि पहले आपका अमाइनो एसिड का चार्ज होगा, एक्टिवेट किया जाएगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बनेगा, फिर ये जाके ए साइट पे बाइंड करेगा राइबोसोम पर, जहां पे करस्पॉन्डिंग कोडॉन अवेलेबल होंगे। बात सही है। द अबव सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज एसेंशियल फॉर द अमाइनो एसिड इटसेल्फ गाइड द टीआरएनए टू इट्स कोडॉन। अब यहीं पर गलत हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, कुछ बेसेस होते हैं। जब आपने कोडॉन एंटी कोडॉन के बीच में कौन आता है भाई, AUG है, तो GUG करके जो भी कहानी होती है, भले ही आप इसको किसी अमाइनो एसिड से कोड होके तो बाद में आएगा ना, अभी तो आप इसको क्या कहोगे, ये तो बेस की वजह से रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो A इज ए ट्रू होगा और R इज द फॉल्स होगा। फिर मैचिंग का क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अर्थवर्म पढ़ते हैं तो वहां पे आपको नर्व रिंग देखने को मिलेगी, ए का थर्ड ऑप्शन एक ही में रखा है। फिर इसके बाद अगर आप आते हैं सीकम, आपको रैबिट में देखने को मिलेगा।
बढ़िया बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया स्टमक है, मैमल्स है तो आपको रैबिट में देखने को मिलेगा। एलरी मसल्स जो होती हैं ये आपको कॉकरोच में देखने को मिलेगी, और टॉर्नेरिया जो होता है वो देखिएगा आपका लार्वा लार्वा है। ठीक है? फिर एक और क्वेश्चन जो कि आपका मैंने बताया कोफैक्टर से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, तो ट्रांस एमिनेज जो होता है वो आपका पीएलपी हो जाएगा, पाइरोक्सिल फॉस्फेट हो जाएगा। ए का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में रखा है, बाकी चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद करेंगे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका कह सकता हूँ कि आपके इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, और आपसे बार-बार इस जगह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन एचएलए लोकस इंश्योर द डाइवर्स एंटीजन कैन बी प्रेजेंटेड टू टी सेल इन ईच इंडिविजुअल एंड आल्सो इन द पॉपुलेशन। तो मतलब कहने का मतलब है कि एचएलए की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको इंडिविजुअल में पॉपुलेशंस में डाइवर्सिटी के साथ एंटीजन को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, पॉलीजेनी, पॉलीमॉर्फिज्म और कोडोमिनेंट। ये तीन प्रॉपर्टी होती है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है? तो यानी कि बी सी ई आपको फोर्थ ऑप्शन में रखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद मैचिंग, ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोमल आरएनए हमेशा याद रखना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ए का फर्स्ट ऑप्शन सब जगह दे रखा है। ठीक है? एसआई आरएनए अभी हमने बात किया पहले क्वेश्चन में, साइलेंसर आरएनए अगर आप बनाएंगे तो किसी चीज के जीन के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेगा, यानी कि सी का सेकंड लगा दो, एक ही ऑप्शन में रखा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी जितनी चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनको आप अपने कॉपी में बेटा नोट डाउन करेंगे। राइट? फिर इसके बाद खत्म कहानी, यहाँ पे हमने लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो भी हमारे बायोलॉजी पार्ट के क्वेश्चन थे मोर और लेस सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि इस एग्जाम को देते हुए आपने क्या गलती की। अगर आप इस चैनल पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को आपने नहीं दिया है एग्जाम में, उसके बाद भी अगर आपने वीडियो देखा है तो भी आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे सीखा होगा, समझा होगा, और आपको लगा होगा कि यार सर जो बात बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, बात में दम है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर चीज को कवर कर लिया है। बाकी कोशिश रहेगा कि आपका जूलॉजी, बॉटनी और भी क्वेश्चन पेपर के जो तरह-तरह के क्वेश्चंस हैं आपके सामने मैं उनको डिस्कस कर सकूं। तो पर्टिकुलर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स को भी मेंशन करिएगा कि हाँ सर आपकी बात सही थी या गलत थी, या क्या आप सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है। संवाद करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।